अब मूव करते हैं आगे के टॉपिक पे। अब आया बात मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो उसका भी कुछ मेथड है क्या? तो यस, उसके दो मेथड है। ओके, आप जैसे घर में अकाउंटिंग करते हो, लाइक अपना पूरा महीने भर का खर्चा लिखते हो ना डेली डेली बेसिस पे, तो कुछ तो मेथड फॉलो करते होगे। ठीक है, तो क्या करते होगे भाई, एक पेज पे आप जितने भी खर्चे होते होंगे उनका नाम और उसके बगल में उसका अमाउंट लिखते हो। जनरली यही होता है ना। चलो भाई, वेजिटेबल पे इतना खर्चा करा, मेडिसिन पे इतना करा, स्टेशनरी पे इतना करा, राइट। ये जितना भी डिटेल आप लिख रहे हो वो इनकम्प्लीट है, वो आधा अधूरा है। ओके, अब आपसे कोई ये पूछे कि स्टेशनरी के लिए जो आपने पेमेंट किया था वो कैश में किया था या ऑनलाइन किया था, मतलब वो पैसा कहां से पेमेंट हुआ, आपके कैश से घटा या फिर बैंक से वो बैलेंस घट गया, तो डिटेल ये देना मुश्किल है। आप तो बस ये दिखा रहे हो कि इतना खर्च हुआ, आप ये तो नहीं दिखा रहे हो कि उस खर्चे का पेमेंट आप कहां से किए। ओके, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है। और ये मेथड जो आप फॉलो कर रहे हो वो कौन सा? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तो जनरली ये वही फॉलो होता है जहां कैश में ट्रांजेक्शन होता है। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है ना कि वेजिटेबल वाले से जब आप वेजिटेबल खरीदे हो, रिकॉर्ड किए हो, तो वो नगद खरीदे हो या उधार खरीदे हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपने बस वहां ये दिखाया कि आपने वेजिटेबल परचेज किया, ये नहीं दिखाया कि कैश में खरीदा, कि क्रेडिट में खरीदा, या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया, या एक वेजिटेबल को दूसरे वेजिटेबल के साथ रिप्लेस करके आपने काम करा। मतलब एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ रिप्लेस करने की बात हम बोल रहे हैं। ये सारा डिटेल तो नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन के आधा पार्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो सिंगल एंट्री सिस्टम में और आधा छोड़ दे रहे हो। तो बिजनेस अगर ऐसे ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दे ट्रांजैक्शन का, तो सोचो कितना दिक्कत होगा। कैसे पता चलेगा कि किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है उधार वाले ट्रांजैक्शन में, राइट। बैलेंस कैश का घट रहा है या बैंक का बैलेंस घट रहा है, ये तो एग्जैक्टली हमको दिखाना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए। और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है बेटा। ठीक है, ये रूल पूरे जगह यूज होता है, मतलब इंडिया में भी यही रूल फॉलो होता है तो यूएस में भी यही रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा समझ लो, दिस मेथड रिकॉर्ड्स इस ट्रांजैक्शन ओनली वंस, एक बार रिकॉर्ड करेगा, उसका दूसरा पार्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा। यूजुअली इन ए कैश बुक, जहां नगद लेन देन होगा वहीं इस मेथड को यूज करता है। लोग नहीं बताया कि आप कैश में सारा ट्रांजैक्शन करते हो तभी तो कॉपी पे जाके ऐसे लिख देते हो पूरा, क्योंकि वहां पे ये बात नहीं होता है कि भाई उधार वाला लेन देन है, बैंक से पेमेंट, ये सब नहीं रहता है। आप यही अज्यूम करके लिखते हो कि ये सब कैश में पेमेंट हुआ है। Okay, good. It does not follow the double entry rule, so it gives limited financial information. बस ये limited information दे पाता है आपको, पूरा नहीं दे पाता है। It is simple, आसान है, बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई भी मेंटेन कर लेगा। Easy to maintain and mostly used by the स्मॉल बिजनेस और शॉपकीपर। कोई एक दुकानदार है भाई, वो बहुत ज्यादा लेंदी तरीके से अकाउंटिंग नहीं करना चाहता है और वो नगद लेन देन करता है, राइट। तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा? सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अपने रिपोर्ट्स को पाने के लिए अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा भारी नहीं बनाना है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी समझ लें। शॉपकीपर रिसीव 5,000 फ्रॉम ए कस्टमर। अब इस बात को सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड कर दिया। क्या रिकॉर्ड किया? कैश रिसीव्ड 5,000। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं किया जा रहा है। ये बात जो शो करे कि कौन सा कस्टमर पेड किया या ये पेमेंट किस लिए किया, व्हाट द पेमेंट वाज फॉर, मतलब कि किस लिए ये पेमेंट दिया गया था। क्या हमने इस पेमेंट के पहले कभी उसको प्रोडक्ट कोई सेल किया था, उसका वो पेमेंट कर रहा है, या वो एडवांस में मेरे पास पैसा जमा कर रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट उसके लिए ऑर्डर करवा के मंगवा दो। ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पास कोई आके और एडवांस में 5,000 दे जाए, बोले कि सर ये रखो और मेरा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मंगवाना है जो इधर में नहीं मिलता है, आप कहीं बाहर से उसको मंगवा लो क्योंकि आप उसका बिजनेस करते हो। तो आधा अधूरा रिकॉर्ड मिल पाया, पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। क्या इसमें? इन दिस मेथड एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। आप ऐसे समझो कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो उसको 2 पार्ट में रिकॉर्ड करोगे। ओके, अभी जस्ट ऊपर में हम लोग देखे थे यहाँ पे ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, है ना। 2 पार्ट में आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाना होगा, और वही बात अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम भी बोल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ए मशीन इज परचेस्ड, आप कोई मशीन खरीद रहे हो, द रिकॉर्ड्स विल शो वेदर इट वाज बाउट विथ कैश और क्रेडिट, उधार में खरीदे या नगद खरीदे या एक्सचेंज की हो। दिस क्लैरिटी कम्स फ्रॉम द डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा एंट्री सिस्टम रहेगा? डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग इसी एंट्री सिस्टम में सारा कुछ मेंटेन करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेंटेन करती है जहां की कैश में काम होता है।
बट दिस बुक कवर्स ओनली डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे किसको? डबल एंट्री सिस्टम को कवर करेंगे, एज इट इज वाइडली यूज्ड बाय द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टुडे। मतलब इसी को सारा बिजनेस फॉलो करता है, इसलिए हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, ओके। टैली में भी हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम का जरूरत है, तो इसलिए इसी पे अब बात करा जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई काम नहीं है, ठीक है ना? गुड। तो एक काम कर सकते हैं, इतना कुछ सीखने के बाद डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे कोई ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। आज कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है? और कल इसको और ज्यादा डिटेल में देखा जाएगा, पूरा बनाया जाएगा, मतलब कि अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा, चैप्टर 3। ठीक है, इसके लिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, इस पूरे को हम डिलीट कर लेते हैं। और अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम से कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको ये रूल याद रखना है, क्या कि कोई भी एसेट अगर आपके बिजनेस में बढ़ेगा किसी ट्रांजैक्शन से, आपको ना उसको एक नाम देना है, और वो कौन सा नाम है? डेबिट। और अगर वो घटेगा तो कौन सा नाम देना है? क्रेडिट। आप बोलोगे सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या आ गया नया, है ना? तो आपने अभी तुरंत सीखा कि डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो दो पार्ट में होगा। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने डेबिट नाम दिया और सेकेंड पार्ट को क्या नाम दे दिया? क्रेडिट। ठीक है, बहुत ईजी है, बस जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे फॉलो करना है। ट्रांजैक्शन जो दो पार्ट में मेंटेन होंगे उसको पहचानने के लिए फर्स्ट पार्ट को हमने क्या नाम दिया? डेबिट। और सेकेंड पार्ट को क्या नाम दे दिया? क्रेडिट। गुड। और ये फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, बहुत जरूरी है। तो ये चीज हम लोग देख ले एक बार, बस अभी के लिए याद करो तो, कि एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा तो उसको क्या करना है? डेबिट। और जब जब घटेगा तो क्या करना है? क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी एक जैसा चलता है, जब जब ये बढ़ेगा तो क्या करना है? क्रेडिट। और जब जब घटेगा तो क्या करना है? डेबिट। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं, और उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम लोग को इधर में रिकॉर्ड करना है। ओके, इस जगह पे सबसे पहले तो सीरियल नंबर, और उसमें कौन कौन अकाउंटिंग एलिमेंट है ये सब बेटा अभी हम समझा दे कि क्या चीज है। देखो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, ये एक एक करके बहुत सारा ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन के होने से आपके बिजनेस में इन चार अकाउंटिंग एलिमेंट में से किसी दो पे प्रभाव पड़ने वाला है। फिर से सुन लो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसके दो प्रभाव पड़ेंगे ना, दो इफेक्ट पड़ेंगे ना डबल एंट्री सिस्टम में। वो जो दो प्रभाव पड़ेगा वो इसी चार अकाउंटिंग एलिमेंट में से किसी दो पे पड़ेगा। हो सकता है कि एसेट पे पड़ जाए और एक्सपेंस पे पड़ जाए, हो सकता है लायबिलिटी पे पड़ जाए और फिर एसेट पे पड़ जाए, हो सकता है इनकम पे पड़ जाए फिर एसेट पे पड़ जाए, हो सकता है कि इनकम पे पड़ जाए एक लायबिलिटी पे पड़ जाए, हो सकता है कोई भी दो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। क्लियर हो गया इतना बात? चलो बढ़िया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोन टेकन फ्रॉम सूर्या, आपको बस इतना बताना है कि इसमें कौन सा दो अकाउंटिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है। बताओ, लोन आप सूर्या से लिए हो, एक लायबिलिटी और दूसरा एसेट। एसेट ना, क्यों? क्योंकि जो पैसा आ रहा है उसको क्या करना है? हमको वापस देना है। तो एक एसेट हो गया और एक क्या हो गया? लायबिलिटी। हाँ, ये थोड़ा धीरे धीरे अभी पकड़ लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट जो इंक्लूड है वो है एसेट। बेटा एसेट का तो कुछ नाम होगा ना, कुछ तो नाम होगा, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, क्या यहाँ तो कुछ तो नाम होगा। सर कुछ लिखा नहीं है, तो अगर यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, तो आपको एक कॉमन एसेट बढ़ा के चलना है, कैश। ओके, अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना आपके क्वेश्चन में, तो आपको एसेट में किसको बढ़ा के चलना है? कैश को। और नहीं अगर बैंक होता तो उसका नाम लिख देता, आपके क्वेश्चन में दिया रहता है वो। तो फिलहाल यहाँ पे अकाउंटिंग नेम में मेरा ये क्या दिख जाएगा? कौन सा? कैश वाला एसेट बढ़ गया। अकाउंट नेम में यहाँ पे कैश बढ़ गया। और एक बात बताओ, कैश प्लस हो रहा है या माइनस? जब आप लोन लोगे तो कैश क्या होगा? प्लस या माइनस? प्लस। तो देखो इसको क्या किया हम? इंक्रीज प्लस। अब जल्दी से बता दो कि कभी भी कोई एसेट प्लस होता है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। शाबाश, हो गया सर। आधा पार्ट मेंटेन कर लिया हम लोग, इसका एक ट्रांजेक्शन का आधा पार्ट मेंटेन कर लिए। अब ये आधा पार्ट और है, ज्यादा खुश नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या बचा? अब सेकंड एलिमेंट कहाँ पे हो रहा है? लायबिलिटी। तो बेटा इसका लायबिलिटी का भी तो कुछ नाम होगा, क्या नाम दे दे? कैश। नहीं, एक मिनट, अगर कैश हमारे लिए एसेट बन गया ना एक बार, वो कैश हमेशा एसेट रहेगा। आगे सभी ट्रांजेक्शन में वो कैश अब एसेट रहेगा। आ रहा है समझ में? अब ये नहीं कि एक ट्रांजेक्शन में वो कैश एसेट बना लेंगे और अगले ट्रांजेक्शन में जाकर उसी को इनकम बना देंगे। कैश ऑलवेज एसेट होता है। हाँ, उस कैश के आने से हो सकता है कोई इनकम हो, तो उस इनकम का नाम आपको पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी का नाम आपको सोचना पड़ेगा, लायबिलिटी का नेम आपको सोचना है, ना कि एसेट का नेम। एसेट का नेम तो कैश हो गया। लोन बेटा बहुत अच्छा, तो आप पूरा लिख दो, लोन फ्रॉम सूर्या। शाबाश, ये जी क्लियर पता चल जाएगा कि किससे लोन लिया। अब बताओ ये लायबिलिटी प्लस हो रहा है या माइनस? आज आप लोन ले रही हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज तो आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ा ना, जिस दिन पे करने जाओगे उस दिन घटेगा ना। तो वो बात नहीं सोचेंगे आज, बस लोन ले रहे हैं तो फ्यूचर का नहीं बेटा, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे। फ्यूचर का जब होगा तब सोचेंगे। तो आज क्या हो रहा है? लायबिलिटी प्लस हो रहा है या माइनस?
प्लस, शाबाश। तो प्लस अगर होगा तो आप उसको क्या करोगे, कोई भी लायबिलिटी प्लस होता है तो अभी सीखो क्रेडिट करते हैं। हो गया जी, बन गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर दोनों प्लस हो गया तो एक में डेबिट कर दिए एक में क्रेडिट कर दिए, ये क्यों? आप देखो बेटा, प्लस तो आप देख रही हो ना, तो साथ साथ ये भी देख के चलना है कि बेटा एसेट प्लस होता है तो आप डेबिट करते हो, और लायबिलिटी कहीं प्लस हो जाएगा तो आप क्या करोगी, क्रेडिट। इसका मतलब ये दोनों प्लस हो सकता है, ये दोनों माइनस भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, लेकिन दोनों डेबिट नहीं हो सकता। ये याद रखना। अगर कोई आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए और उसमें दोनों डेबिट हो रहा है, गलत है बेटा। दोनों क्रेडिट भी नहीं हो सकता, एक डेबिट और एक क्रेडिट होना मस्ट है। और जब भी आपको ये प्लस और माइनस पे दिक्कत लग रहा है ना, तो आप इस अकाउंटिंग एलिमेंट के साथ इसको पढ़ो कि एसेट प्लस हो रहा है तो क्या होने वाला है, लायबिलिटी प्लस हो रहा है तो क्या होने वाला है। केवल प्लस मत पढ़ो, अकाउंटिंग एलिमेंट के साथ ये प्लस और माइनस को पढ़ो तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है बेटा इधर, कि भाई खर्चा हो गया मेरा कितने का, 3,000 रुपए का। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जब हम सोचने लगे तो इसमें दो एलिमेंट हमको ढूंढने पड़े। उन चारों में से कोई दो कौन है बेटा, एक एक्सपेंस हो गया और एक एसेट हो गया। तो चलो यहां से हम जल्दी जल्दी चूज कर ले। एक हो गया जी एक्सपेंस और दूसरा हो गया यहाँ पे कौन सा, तो एसेट। शाबाश बेटा, एक्सपेंस का भी तो कुछ नेम होगा, रेंट पेड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एसेट का नेम क्या हो जाएगा, कैश। शाबाश। अब बताओ एक्सपेंस प्लस हो रहा है या माइनस, माइनस, बहुत अच्छा। और एसेट क्या हो रहा है बेटा, माइनस होगा, अच्छा गुड। तो बताओ जल्दी से, एसेट माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, शाबाश। और एक्सपेंस अगर माइनस होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो फिर सही है ना, नहीं बेटा ये एक्सपेंस यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो इसको क्या करना है अपने को, प्लस, एक्सपेंस को प्लस करना है। और इस जब भी एक्सपेंस कोई प्लस होता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट कर लेते हैं। क्लियर। अब चलो इसको समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है आपके बिजनेस में। अभी देखो ये कितना आया था, 50,000 आया था, लोन लेने से बिजनेस शुरू हो गया 50,000 रुपए। अब उसमें से 3,000 रुपया पेड कर रहे हो रेंट के रूप में। सपोज 1 अप्रैल को आपका बिजनेस शुरू हुआ, मतलब आप लोन लिए हो 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर आपका ऑनर पूछेगा कि कितना कैश है, क्या जवाब दोगे, 50,000। आप ऐसे समझो कि ये रेंट आप पेड कर रहे हो 31 तारीख को, ये रेंट कब पेड कर रहे हो आप, 30 तारीख को। बिजनेस कब शुरू हुआ था, 1 तारीख को। कितने से, 50,000 रुपए से। बाकी अभी कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, ना कुछ सेल किए ना कुछ परचेज किए, कुछ नहीं किए। तब तक आ गया मंथ का एंड, लैंडलॉर्ड आ गया आपका और वो बोल रहा है रेंट दो। आप अकाउंटेंट हो, आपको पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। कितना रेंट पेड किए, 3,000। अब ऑनर आया शाम में, आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या है बिजनेस का रिपोर्ट बताओ कुछ। तो आपसे कैश का रिपोर्ट मांगेगा तो कितना बताओगे, 47,000। इसका मतलब कि कैश पहले से घट गया। तो आपका ऑनर पूछेगा कि क्या कैसे हो गया, 47 क्यों हो गया, 50 था तुम्हारे पास तो 47 कैसे हो गया। तो क्या जवाब दोगे, 3,000 रेंट दिए, 1 तारीख को मेरा जो खर्च था वो 0 रुपये था, लेकिन 30 तारीख को आके वो खर्चा जो है वो 0 रुपये से बढ़ के कितना चला गया, 3,000। इसका मतलब खर्च जो है वो 0 से बढ़ के कितना पहुंच गया, खर्च बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आ गया समझ में। एक्सपेंस बढ़ा और एसेट कम हुआ। हाँ क्लियर है, तो सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हो गया। अब सोचो कमीशन रिसीव्ड हुआ आपका, 5,000 आपको कमीशन मिला, इसका क्या होगा, मतलब दो अकाउंटिंग एलिमेंट कौन कौन है बेटे, एक इनकम है, शाबाश, एक इनकम ले लिया, और दूसरा एसेट है सर। इनकम का नाम कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्या दे सकते हैं इनकम का नाम, कमीशन रिसिप्ट दे सकते हैं। इनकम क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, प्लस हो रहा है सर, कमाई तो बढ़ रहा है, इनकम तो बढ़ रहा है। इनकम कभी भी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। इनकम और लायबिलिटी एक जैसा चलेगा, एसेट एक्सपेंस एक जैसा चलेगा। ओके, बहुत इजी है, एक दिन में याद हो जाएगा, हमको पता है। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा था, एसेट। तो एसेट का भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, एसेट का नाम क्या हो गया बेटा, कैश। शाबाश, अच्छा बना रहे हो आप लोग, फर्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा कैच कर रहे हो। कैश क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, प्लस हो रहा है। कोई भी एसेट प्लस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब तक जो हमने मेंटेन करा उसमें लायबिलिटी भी दिखा, एक्सपेंस भी दिखा, इनकम भी दिखा और एसेट तो तीनों में था। अब थोड़ा सा एक अलग केस, डिपॉजिटेड कैश इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब पैसा हमारे पास से गया। तो सोचो क्या जो पैसा गया उसका बेनिफिट मिल गया या मिलने वाला है, मिलने वाला है। इसका मतलब इस पेमेंट को एक्सपेंस बोलेंगे या एसेट, इसको एसेट बोलेंगे। तो यहाँ पे एसेट का नेम क्या दिखाना पड़ेगा, ये भी तो बोल सकते हैं कि मेरा एक एसेट बढ़ा, किस नाम का, एसबीआई नाम का। तो क्लियर है, तो एक तो हो गया एसबीआई एसेट। दूसरा इफेक्ट कहां पे पड़ रहा है बेटा बताओ, थोड़ा सा हम कुछ और बता दें यहाँ पे। ओके, हमने अब तक आपको ये समझाया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं चारों में से कोई दो हो सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एसेट एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी, एसेट इनकम हुआ। बेटा ये भी हो सकता है कि एसेट पे ही 2 बार इफेक्ट पड़ जाए। यस यस यस, ये भी पॉसिबल है, एक ही एलिमेंट पे 2 बार इफेक्ट पड़े।
एक प्लस हो रहा हो और एक, तो जब वो प्लस होगा तो डेबिट, और जब वही एलिमेंट माइनस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ दो एसेट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, एक कैश और एक बैंक। अरे समझ में? तो ये भी पॉसिबल है कि किसी ट्रांजेक्शन में एक ही एलिमेंट दो बार आ जाए, एक प्लस और एक माइनस, ये भी पॉसिबल है। ऐसा कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा जिसमें एक ही एलिमेंट दो बार हो और वो दोनों प्लस हो, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा जिसमें एक ही एलिमेंट दो बार हो और दोनों माइनस हो। या तो चारों में से दो कोई अलग होंगे एलिमेंट में, या फिर कोई एक एलिमेंट है तो उसमें एक प्लस हो रहा होगा और एक माइनस हो रहा होगा। इतना बात क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड जब करना है तो अकाउंटिंग एलिमेंट में क्या क्या दिखाएंगे बता दो जल्दी। एसेट दिखाएंगे, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा बेटा, दोनों एसेट। इसका नाम क्या देना होगा, एसबीआई। और एसबीआई क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, प्लस हो रहा है। कभी भी प्लस होगा तो क्या करेंगे बेटा, कोई एसेट डेबिट कर देंगे, गुड। और अगर वो सेकंड एलिमेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, नाम कैश हो जाएगा सर, शाबाश। और वो क्या हो रहा है, माइनस, गुड, क्रेडिट देना पड़ेगा, शाबाश, बढ़िया। चलिए जी, फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाए। विड्रू कैश फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब पैसा इस बार निकाला गया बैंक से। सोचो क्या दो एलिमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, दो एलिमेंट कौन कौन है बेटा आप बताओ, दोनों एसेट है। इस बार तो पैसा निकल रहा है तो कैश बढ़ रहा होगा और बैंक घट रहा होगा, इसी का एकदम ऑपोजिट केस है कि नहीं। जो अब तक प्लस हो रहा है उसको क्या कर देना है, माइनस, और जो माइनस हो रहा है उसको क्या कर देना है, प्लस। शाबाश, ये माइनस कर देते हैं, ये कर देते हैं प्लस, एक को कर देते हैं क्रेडिट और एक को कर देते हैं डेबिट। देखो जी बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। ऑनर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, भाई ऑनर पैसा बिजनेस में लगाएगा ना। चलो, अब तक तो लोन पे चल रहा था बिजनेस, अब ऑनर भी बोला कि ठीक है मेरे पास भी कुछ पैसा है वो लगा देते। कितना लगाया, 70,000, ओके। एक लायबिलिटी हो गया, एसेट है ना, हाँ ठीक है। किसके हिसाब से सोचना है हमेशा, बिजनेस के हिसाब से, शाबाश। तो लायबिलिटी का नाम क्या लिखना होगा, कैश। नहीं बेटा, कैश लायबिलिटी कैसे होगा, अभी सोचिए। कैश ऑलवेज एसेट होगा, जब एक बार एसेट बन गया तो वो हमेशा क्या होगा, एसेट ही होगा, ये बात रखना है दिमाग में। एसबीआई एक बार अगर एसेट बन गया तो वो हमेशा एसेट होगा। ये नहीं कि एसबीआई का पैसा अगर निकल रहा है तो उसको आज हम इनकम बना दे, लायबिलिटी नहीं सर, हमेशा उसको अब एसेट सोच के चलना है। आज अगर यहाँ पे ऊपर में देखो कमीशन रिसिव्ड आज मेरे लिए इनकम हो गया तो हमेशा अब इनकम होने वाला है, कभी भी कमीशन रिसिव्ड अब कभी लायबिलिटी नहीं बनने वाला है, ओके। अगर लायबिलिटी का नाम आएगा कुछ तो दूसरा आएगा, कमीशन रिसिव्ड नहीं आएगा। बताए कौन नाम से आ जाएगा, अनपेड कमीशन। कभी सिमिलर नेम दो अकाउंटिंग एलिमेंट के नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बार जो एलिमेंट के लिए नेम दे दिया गया वो हमेशा वही रहेगा, ओके गुड। तो क्या क्या था, लायबिलिटी का नाम क्या देना होगा, कैपिटल। और लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, तो लायबिलिटी कभी भी इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। और एसेट का नेम क्या हो जाएगा, कैश, शाबाश। ये एसेट प्लस हो रहा है या माइनस, एसेट क्या हो रहा है, प्लस, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। कोई भी एसेट प्लस होगा तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विड्रू कैश बाय ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज, पैसा निकाला गया बिजनेस से, और कौन निकाला, ऑनर निकाला, और वो भी किस लिए निकाला, वो अपना ऑनर का खर्चा है, पर्सनल। तो उसको हम लोग किस नाम से दिखाएंगे बेटा, लायबिलिटी अकाउंटिंग एलिमेंट यूज हो जाएगा, और उसका नाम क्या देना पड़ेगा, याद है आपको, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और लायबिलिटी क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, कभी भी लायबिलिटी माइनस होगा तो उसको किस नेम से दिखाओगे आप, डेबिट, डेबिट, यस, ओके। लायबिलिटी तो हो गया बेटा, और सेकंड एलिमेंट कौन सा है, एसेट, यस। सेकंड एलिमेंट इसमें कौन सा इंक्लूड है, एसेट, और एसेट का नेम क्या होगा, कैश, यस, कैश। कैश क्या हो रहा है, प्लस या माइनस, माइनस होगा। एसेट कभी भी माइनस होता है तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। ये आज हम लोग 7 ट्रांजेक्शंस बिजनेस के रिकॉर्ड किए, 7 ऐसे लेन देन मेंटेन किए। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के अंदर यही सब चीज हम लोगों को कवर करना है।